अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि हमने एक क्लास ऑलरेडी ली भी है। उसमें उस क्लास में हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी हमने पढ़ा था कि डेडलॉक्स क्या होते हैं। कोई जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट हो या हमारे पास प्रोसेस रिसोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे मस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि डेडलॉक अक्कर हो जाए। उसमें हमने फिर पढ़ा था डेडलॉक को। उसको आज थोड़ा अगेन रिवाइज करते हैं। अच्छा, डेडलॉक में हमने क्या क्या पढ़ा था कि डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक की एक रियल लाइफ एग्जांपल दी थी, एक क्रॉस ब्रिजिंग एग्जांपल। और उसके बाद सिस्टम मॉडल के हमारे पास क्या क्या होता है, रिसोर्सेज, और उसके बाद रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस, और हमारे पास रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके बाद डेडलॉक की हमने कैरेक्टराइजेशन की थी। कैरेक्टराइजेशन के डेडलॉक के हमारे पास कौन से कौन से टाइप्स हो सकते हैं, डेडलॉक किन सूरतों में हमारे पास अक्कर हो सकती हैं। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का था। आज हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को अगेन पढ़ते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बेसिकली क्या होते हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जैसे कि नेम से ज़ाहिर है, प्रोसेस और रिसोर्सेज का आप लोगों को पता है। प्रोसेस कोई भी काम जो आता है जिसको करना होता है, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंप्यूटर की जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस या जो भी कोई प्रोसेस यूज़ करता है, जैसे कि प्रिंटर है, टेप ड्राइवर्स है, सीपीयू है, स्कैनर है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमारे पास जो आप लोगों ने यानी हमने डेडलॉक में पढ़ा था कि हमारे पास मसला भी ये आता है कि कुछ रिसोर्सेज को प्रोसेसेस रिजर्व कर लेता है और कुछ रिसोर्सेज का वेट करता है, या होल्ड एंड वेट की कंडीशन आती है, नो प्रीम्पशन की कंडीशन आती है, तो उन्हीं की वजह से हमारे पास डेडलॉक कर होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ सिंपली एक ग्राफ होता है जो कि जितनी भी रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं या जितने भी रिसोर्सेज गिवन होते हैं या जितने रिसोर्सेज के लिए वेट किया जाता है, वो सारे के सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द ग्राफ दैट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस। यानी जो हमारे पास रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं उस प्रोसीजर को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। उस प्रोसीजर को क्या ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम अब पढ़ते हैं कि हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हमारे पास क्या होता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनते हैं सेट ऑफ वर्टिसेस से एंड सेट ऑफ एजेस से। सेट ऑफ वर्टिसेस हमारे पास क्या होते हैं, सिंपली वही वर्टिसेस है जो कि हम आम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। जो भी हमारे पास कोई जो हमारे पास यानी जितने भी हमारे पास वो जो टू एजेस आपस में मिलते हैं तो उसका जो कॉर्नर होता है या उसकी जो कॉर्नर होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। नेम से भी जाहिर है वर्टिसेस यानी सिंपली वर्टेक्स भी कह सकते हैं। और एक होता है हमारे पास एजेस। एजेस जो दो वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एजेस कहते हैं। आगे आप लोग देख लोगे। अब क्या होता है कि हमारे पास वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। वर्टिसेस में हमारे पास क्या होता है, जितने भी हमारे प्रोसेसेस है उन वो भी वर्टिसेस में हम कंसीडर करते हैं, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी हम वर्टिसेस में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोट पैड में सॉरी पैंट में आप लोगों को ड्रा करता हूँ। पैंट में यहाँ पे आप लोग देख लोगे हमारे पास क्या होता है कि जितने भी हमारे पास अ, ये हमारे पास रिसोर्स टाइप हो गया है। रिसोर्स टाइप सॉरी इसको हम इंसर्ट करते हैं, इसको ले आता हूँ। ये हमारे पास ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे वर्टिसेस। और सिमिलरली ये हमारे पास प्रोसेसेस है, इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी ये इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेस। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए, ये वर्टिसेस हो गए, ये वर्टिस हो गया, और ये भी हमारे पास क्या हो गया, वर्टिस हो गया। ये भी हमारे पास वर्टिस हो गया।
सॉरी। अब हमारे पास एजेस क्या होते हैं? एजेस होते हैं हमारे पास जब दो रिसोर्सेज को आपस में मिलाता हो तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एजेस कहते हैं। लेकिन एजेस हमारे पास होते हैं, सॉरी ये यहाँ पे डायरेक्टेड एजेस है नहीं, तो इसलिए हम इसको, अच्छा सॉरी, इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, उसमें हमारे पास होते हैं डायरेक्टेड एजेस। ये तो सिंपल एज है लेकिन उसमें हमारे पास डायरेक्टेड एजेस होते हैं। डायरेक्टेड एजेस का ये मतलब होता है कि उसका उसके हेड भी होते हैं और टेल भी होते हैं। सिंपल हो गया। इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारे पास हो गया एज, ये हो गया एज, और ये दोनों हो गए हमारे पास वर्टिसेस। ये रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोसेस को। अब अगेन स्लाइड की तरफ आते हैं। हम कहते हैं कि हम रिसोर्सेज और प्रोसेसेस दोनों एजेस वर्टिसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टिसेस भी हमारे पास उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस भी हो सकती है और डिफरेंट रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एजेस। एजेस को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन, और उस लाइन के साथ क्या होता है? उसका लाइन का कोई हेड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अगर उसकी डायरेक्शन इस साइड हो, यहाँ पे देखिए, अगर उसकी डायरेक्शन प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ हो, इसको हम पी लिखते हैं और इसको हम आर लिखते हैं। अगर इसका जो इसकी डायरेक्शन हो प्रोसेस टू रिसोर्स, तो हम इसको कहते हैं कि ये प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है to this resource, P1 is requesting RJ। और अगर यहाँ पे इसकी सिमत इस साइड हो कि रिक्वेस्ट से की तरफ से ये जा रहा हो टुवर्ड प्रोसेस, तो हम इसको कहते हैं, इस डायरेक्टेड एज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं असाइनमेंट एज। इसका मतलब यह होता है कि ये रिसोर्स असाइन हो गया है या रिसोर्स असाइन हो गई है टू दिस प्रोसेस। क्लियर हो गया? एक होता है रिक्वेस्ट एज, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है कोई प्रोसेस, और एक होता है असाइनमेंट एज, असाइन हो गया है ये रिसोर्स, ये असाइन हो गई है ये रिसोर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। प्रोसेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। रिसोर्सेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन इसके बीच में क्या लिखा है? इसके बीच में हमारे पास डिफरेंट इंस्टेंसेस है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक सीपीयू है और सीपीयू के पर हमारे पास डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं, 4 डिफरेंट सीपीयू हमारे पास कनेक्टेड है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मेमोरी है। अब हमारे पास या मेमोरी नहीं है, हमारे पास, सॉरी, हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमारे पास 4 इंस्टॉल है या 4 रिसोर्सेज को 4 रिसोर्सेज हैं, इसके 4 इंस्टेंसेस है। 4 हमारे पास क्या है? सपोज टेप ड्राइवर्स है, तो हम इसको कहते हैं कि टेप ड्राइवर एक रिसोर्स है और उसमें हमारे पास 4 इंस्टेंसेस, यानी टोटल टेप ड्राइवर हमारे पास जो लगे हैं सिस्टम के साथ वो 4 है। इस तरह यहाँ पे हम कहते हैं कि पी रिक्वेस्ट इंस्टेंसेस एक ही किसी R1 के किसी भी या RJ के किसी भी इंस्टेंस को अगर ये रिक्वेस्ट करता है तो हम उसको सिंपली ऐसे लिखते हैं कि RJ में जो भी रिसोर्सेज को मिल जाए तो ये P1 या PI का काम हो जाएगा। इसी तरह पी आई इज़ होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ आर जे, एक इंस्टेंस को होल्ड कर रहा है तो उसके वहाँ से वो कनेक्शन बनी है कि ये हमारे पास आर जे है, रिसोर्सेज जे है, उसमें हमारे पास 4 इंस्टेंसेस है। सपोज हम कह सकते हैं कि ट्रिप ड्राइवर है, ट्रिप ड्राइवर में हमारे पास 4 ट्रिप ड्राइवर है। जो ट्रिप ड्राइवर 1 नंबर पे है या कोई भी जो एक ट्रिप ड्राइवर है उसको एलोकेट किया गया है टू पी आई, यानी सी पी प्रोसेस आई को ये एलोकेट हो गया है और बाकी फ्री रहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की, एक एग्जांपल है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि P1 हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को। R1 हमारे पास एक रिसोर्स है, उसको P1 ने रिक्वेस्ट की है। और R1 हमारे पास एक रिसोर्स है जो कि ऑलरेडी क्या हो गया है? एलोकेट हो गया है टू P2। ये एलोकेटेड है टू P2 लेकिन P1 इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह P2 रिक्वेस्ट कर रहे हैं R3 को, R3 ऑलरेडी एलोकेटेड है P3 को। इस तरह R2 के 2 इंस्टेंसेस हैं हमारे पास,
एक इंस्टेंस मिल गया है P2 को और एक इंस्टेंस मिल गया है P1 को। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहते हैं। ऑल रिसोर्सेज और जितनी भी प्रोसेस है उनकी रिक्वेस्ट और एलोकेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक और रिसोर्स है हमारे पास R4, लेकिन इसको ना किसी ने रिक्वेस्ट की है ना ऑलमोस्ट ये किसी को एलोकेट हो गया है, तो ये फ्री रहता है ऑलमोस्ट। अब हम डेडलॉक के स्टेट को देखते हैं कि हमारे पास डेडलॉक कैसे आता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद डेडलॉक, हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है जिसमें डेडलॉक अवेलेबल है। डेडलॉक का मतलब क्या होता था कि जब हमारे पास जो रिसोर्स या जो प्रोसेसिंग का जो प्रोसीजर है, जो हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं या उसका जो तरीका है, यानी वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो मसले आने होते हैं रिसोर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डेडलॉक कहते हैं, जिसके हमने 4 कंडीशन पढ़े थे: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास है रिसोर्स जिसके 3 इंस्टेंसेस है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया है किसी भी प्रोसेस ने, या किसी भी प्रोसेस ने इसको रिक्वेस्ट नहीं की है। एक हमारे पास है रिसोर्स 2 जिसके 2 इंस्टेंसेस है, ऑलरेडी दोनों क्या है? एलोकेट हो गए हैं, एक P1 को और एक P2 को। एक है हमारे पास रिसोर्स 1, वो उसका एक ही रिसोर्स है और उसको एलोकेट किया है P2 ने, यानी P2 को ये एलोकेट हो गया है। R1 एंड R2 दोनों एलोकेट हो गए हैं P2 को। P2 वेट कर रहा है R3 को, लेकिन R3 ऑलरेडी एलोकेटेड है P3 को। P3 वेट कर रहा है R2 को, यानी रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, लेकिन R2 के दोनों रिसोर्सेज यानी दोनों इंस्टेंसेस वो एलोकेट हो गए हैं। तो P3 को कब मिलेगा R2? तब मिलेगा रिसोर्स 2 जब R2 को रिलीज कर दे P2 या P1 या P2 में से अगर कोई भी इसको रिलीज कर दे तो तब ये P3 को असाइन होगा। लेकिन P2 और P1 इनको रिलीज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि P1 तब इसको रिलीज करेगा जब उसको क्या मिलेगा? जब उसको असाइन होगा R1। R1 तो असाइन नहीं हो सकता, क्योंकि R1 को P2 ने उसको एलोकेट किया है, यानी P2 को एलोकेटेड हो गया है, तो ये P1 को नहीं मिल सकता। और अगर ये P1 को नहीं मिल सकता तो P1 इसको नहीं छोड़ सकता ना, सॉरी, तो P1 इसको नहीं छोड़ रहा। अगर ये P1 इसको नहीं छोड़ रहा तो P3 वेट करेगा, जो कि एक डेडलॉक स्टेट है। इसी तरह हमारे पास ये P2 को मिल गया है R2, लेकिन P2 रिक्वेस्ट कर रहे हैं R3 को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब ये R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको अगर R3 मिल जाए तब ये रिलीज़ होगा, यानी तब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और सिस्टम को रिलीज़ कर देगा या रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देगा। लेकिन इसको R3 नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि R3 को ऑलरेडी होल्ड किया है P3 ने, और जब तक P3 का सारा काम नहीं होता वो अपनी रिसोर्सेज को रिलीज़ नहीं करता। तो ये सारा सिस्टम, यानी जितने भी हमारा ये प्रोसीजर है, जितनी भी ये स्टेप्स है, ये स्टक हो जाते हैं। जब स्टक हो जाते हैं तो हमारा सिस्टम डेडलॉक के स्टेट में चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये डेडलॉक स्टेट का था। अच्छा, ये हमारे पास कंडीशन थी डेडलॉक की, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद साइकिल। अच्छा, नेक्स्ट एक ये बात याद रखना कि जब हमारे पास कोई साइकिल हो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है डेडलॉक की। साइकिल का यह मतलब कि जब एक रिसोर्सेज यानी सर्कुलर वेट में, यानी एक साइकिल की सूरत में एक दूसरे का वेट करते हो प्रोसेसेस, जिसको हम साइकिल कहते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास 2 रिसोर्सेज है, लेकिन दोनों रिसोर्सेज के दो इंस्टेंसेस हैं। इस रिसोर्स की भी 2 इंस्टेंसेस है हमारे पास, ये जो डॉट्स बने, और इसकी भी हमारे पास 2 इंस्टेंसेस है, ये जो डॉट बने हैं। यहाँ पे रिसोर्स 2 जो है वो एलोकेट हो गया है P4 को एलोकेट हो गया है। P4 किसी भी और रिसोर्स को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, यानी इसको कोई भी और रिसोर्स नहीं चाहिए, किसी भी दूसरी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है इसको। तो जब ये किसी दूसरे रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है इसको, तो ये जब इसको R2 मिल गया, R2 का एक इंस्टेंस मिल गया, तो ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये रिसोर्स इसको मिल गया है, किसी दूसरे का वेट नहीं कर रहा। तो ये इसको मिल गया और इसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अब इसने इस रिसोर्स को फ्री कर दिया।
P3 रिक्वेस्ट कर रहा है किस चीज़ को, R2 को। यहाँ पे दो रिसोर्सेज थी, एक को तो P4 ने रिलीज कर दिया। अब P3 को ये रिसोर्स मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। इसी तरह R2 जो है वो R2 जो है, R2 का एक इंस्टेंस असाइन हो गया है P1 को, यानी एक को P1 को एलोकेट हो गया है। हर लेकिन P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को भी। इनमें से कोई एक इंस्टेंस की ज़रूरत है इसको, लेकिन उन दो इंस्टेंसेस को रिज़र्व किया है, एक को P2 ने और एक को P3 ने। P2 ने जो रिज़र्व किया है, P2 किसी और का वेट नहीं कर रहा, तो जब रिज़र्व किया है या एलोकेट हो गया है इसको, वो डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी ये एग्जीक्यूट होगा और इसको रिलीज़ करेगा। तो P1 के लिए भी चांस बन जाता है, P1 के लिए इजीली चांस बन जाता है। ये 2 रिसोर्सेज है, 2 में से एक फ्री हो गया, उसने उसको गेट कर लिया, P1 ने अपना काम चला लिया, R1 को भी रिलीज़ कर दिया, R2 को भी रिलीज़ कर दिया। P3 को एक रिसोर्स मिल गया था, तो उसने R1 को भी रिलीज़ कर दिया और R2 को भी रिलीज़ कर दिया। इस तरह सारे प्रोसेस स्मूथ जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वेट हो रहा है, वेट हो रहा है, लेकिन डेडलॉक कर नहीं हो रहा। वेट अगर 1 डे हो गया, 2 डे हो गया, 3 डे हो गया, 1000 डे हो गया, लेकिन फाइनली अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो हम कहते हैं कि डेडलॉक इज़ नॉट अकरिंग। डेडलॉक तब अकर होता है कि जब प्रोसेस बिल्कुल स्टक हो जाए और एग्जीक्यूट ना हो सकते हो, तो हम उसको कहते हैं कि डेडलॉक अकर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी वेट ये कर रहा है डिफरेंट प्रोसेसेस, लेकिन ये डेडलॉक नहीं बन रहा क्योंकि वो फाइनली एग्जीक्यूट होंगे सारे प्रोसेसेस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिक फैक्ट्स हमारे पास क्या है डेडलॉक के बारे में। हम कहते हैं कि इफ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल्स, अगर किसी ग्राफ में साइकिल्स ना हो, यानी एयर गिर्द यानी इस तरह रिपीट ना हो रहे हो, लूप ना बन रहा हो, तो हम कहते हैं कि नो डेडलॉक, डेडलॉक अकर नहीं होंगे। अगर किसी ग्राफ में हमारे पास साइकिल्स हो, यानी साइकिल हमारे पास अकर हो रहे हो, तो हम क्या कहते हैं कि इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स देन डेडलॉक। अगर एक ही इंस्टेंस हो, यहाँ पे हमने देख लिया कि मिनी इंस्टेंस थे, अगर एक ही इंस्टेंस हो तो डेडलॉक अकर हो सकते, यानी डेडलॉक अकर होगा। अगर सेवरल इंस्टेंसेस हो तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डेडलॉक अकर हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब क्या है कि हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेडलॉक के हैंडलिंग मेथड, कि डेडलॉक किस तरह हैंडल किया जाए। डेडलॉक को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी हैंडल कर सकते हैं। एक हमारे पास है एक मेथड जिसको हम सिंपली कह सकते हैं कि डेडलॉक, उसको हम कहते हैं डेडलॉक को अवॉइड किया गया। सॉरी, डेडलॉक अवॉइडेंस नहीं, डेडलॉक को फ्रीली छोड़ दिया जाए। सॉरी, डेडलॉक को हम क्या कहते हैं कि डेडलॉक को प्रिवेंट किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डेडलॉक प्रिवेंशन। उसमें हम क्या कहते हैं कि इंश्योर दैट दी सिस्टम विल नेवर एंटर ए डेडलॉक स्टेट। डेडलॉक को प्रिवेंट किया गया, यानी सिस्टम हमारा डेडलॉक स्टेट में नहीं जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कि डेडलॉक को हमने प्रिवेंट कर दिया। सेकंड हमारे पास ये है कि अलाउ दी सिस्टम टू एंटर डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर। सिस्टम को खैर फ्रीली छोड़ दिया जाए, उसमें डेडलॉक अक्कर हो जाए और उसके बाद डेडलॉक को किसी तरह रिजॉल्व किया जाए, तो इसको हम कहते हैं कि डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक को हमने डिटेक्ट कर दिया कि ये हमारे पास डेडलॉक अकर हो गया है, और उसके बाद क्या कर दिया, उसको अवॉइड कर दिया। थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है हैंडलिंग की, कि इग्नोर द प्रॉब्लम। जो डेडलॉक अकर हो रहे हैं उसको इग्नोर कर दे और ये समझ ले कि डेडलॉक सिस्टम में बिल्कुल है ही नहीं, यानी इस तरह का प्रिटेंड करे कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक है ही नहीं। तो ये तीन तरीके हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस या डेडलॉक डिटेक्शन एंड सॉल्यूशन। और उसके बाद हम तीसरा जो है उसको हम कहते हैं कि डेडलॉक को फ्रीली छोड़ दिया जाए, वो अकर हो जाए और हम ये प्रिटेंड करें कि हमारे पास डेडलॉक अकर नहीं हुआ। लेकिन ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या इस तरह के बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमने पढ़ लिया, हमने प्रीवियसली डेडलॉक को पढ़ा था, और उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को डेडलॉक स्टेट में भी पढ़ लिया था, और विदाउट डेडलॉक भी हमने देख लिया था। उसके बाद बेसिक फैक्ट जो हमारे पास क्या थे कि साइकिल बन रहा हो तो उसमें हमारे पास डेडलॉक अकर होने के चांसेस होते हैं, साइकिल ना हो तो नो डेडलॉक। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक, डेडलॉक को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं।
अब उसमें हमारे पास सबसे पहला जो तरीका है उसको हम कहते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। और डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है? डेडलॉक प्रिवेंशन यानी हमारे पास डेडलॉक अगर हो रही है, डेडलॉक से हम अपने सिस्टम को बचा रहे हैं। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो 4 कंडीशन है, हमारे पास 4 कंडीशन डेडलॉक की कैरेक्टराइजेशन हमारे पास क्या-क्या थी कि एक था हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक होल्ड एंड वेट, एक होता नो प्रीएम्पशन और फोर्थ वन था सर्कुलर वेट। अगर इन चारों कंडीशन में से हम किसी एक कंडीशन को भी फॉल्स साबित करें या किसी एक कंडीशन भी हमारे पास कोई एक कंडीशन भी हमारे पास अक्कर ना हो, तो हम कहते हैं कि हमने डेडलॉक को प्रिवेंट कर दिया। अगर हमारे पास ऑल द 4 कंडीशन यहाँ पे ट्रू आ रहे हो, यानी ऑल द 4 कंडीशन हमारे पास ये अक्कर हो रहे हो, तो हमारा जो सिस्टम होता है वो डेडलॉक के स्टेट में जाता है। इनमें से हमने क्या करना होगा कि किसी एक कंडीशन को हमने डिफरेंट कंडीशन पे ट्राई करना होगा, लेकिन अगर किसी एक कंडीशन को भी हम रिजॉल्व कर सके तो हमारा सिस्टम डेडलॉक यानी के स्टेट में नहीं जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अगेन हम डिफाइन करते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारे पास बेसिकली ये मसला होता है जैसे म्यूचुअल बाहमी एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड करना, निकालना। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारे पास ये होते हैं कि जब हमारे पास शेयरेबल रिसोर्सेज हो या नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हो, तो हमारे पास कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसको कॉमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। कॉमन रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जैसे दोनों को एक ही रिसोर्स की ज़रूरत है, सपोज दोनों को सीपीयू की ज़रूरत है। तो अगर हमारे पास 2 प्रोसेस आ गए हैं, एक प्रोसेस को ये लोकेट हो गया है और दूसरा प्रोसेस उसको वेट कर रहे हैं, तो बाकी यानी एक प्रोसेस को ये लोकेट हो गया है, बाकी जितनी भी प्रोसेस होते हैं उनको ये क्या करता है, जो हमारा सिस्टम है सॉरी जो हमारा सिस्टम है, तो अगर उसको एक रिसोर्स मिल गया है एक प्रोसेस को, बाकी जितने भी प्रोसेस आते हैं तो उसको एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द सिस्टम। जब एक्सक्लूड किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। इस कंडीशन को हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसको हम शेयरेबल बनाते हैं। शेयरेबल यानी जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसको हम शेयरेबल बनाते हैं। शेयरेबल कैसे बनाते हैं? कि अगर सारे रिसोर्सेज शेयरेबल हो, दो प्रोसेस यानी एक रिसोर्सेज या मिनी रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकें और उनको एक्सक्लूड ना किया जा सके, तो फिर हम कहते हैं कि हम डेडलॉक के स्टेट में नहीं जाएंगे। लेकिन अब मसला क्या है? हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको हम शेयरेबल नहीं बना सकते, जैसे कि प्रिंटर। प्रिंटर हमारे पास एक रिसोर्स है जिसको हम कभी भी शेयरेबल नहीं बना सकते। तो जब एक प्रोसेस हमारे पास आएगा, वो उसके लिए यानी उन उस रिसोर्स को उसको एक रिसोर्स चाहिए जो कि प्रिंटर है, उसको एलोकेट हो गया है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और एक डिफरेंट प्रोसेस आ गया, उसको भी प्रिंटर की ज़रूरत है। लेकिन अब जो प्रिंटर है वो नॉन शेयरेबल है, तो इसलिए उन प्रोसेसेस को एक्सक्लूड किया जाता है। जब एक्सक्लूड किया जाता है तो हमारा जो सिस्टम होता है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के स्टेट में चला जाता है। हम क्या कहते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम सिर्फ उन कंडीशन में रिजॉल्व कर सकते हैं कि जब हमारे पास सारे रिसोर्सेज शेयरेबल हों। नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज की कंडीशन में हम उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, सो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे ज़्यादा जोर नहीं देते, उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बाकी मसले हैं उनमें से किसी एक को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड वन था हमारे पास होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का ये मतलब था कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया है या उसको एलोकेट हो गया है और दूसरे के लिए ये वेट कर रहा है। इस तरह दूसरा प्रोसेस ने एक रिसोर्स एलोकेट की है और तीसरे के लिए वेट कर रहा है। तो इस तरह की जब कंडीशन होती है उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? उसमें हम कहते हैं कि मस्ट गारंटी दैट व्हेनेवर ए प्रोसेस रिक्वेस्ट ए रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स। एक तो ये हो सकता है कि जब कोई प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसी टाइम ये कोई और रिसोर्स होल्ड नहीं कर रहा। यानी सपोज एक हमारे पास P1 एक प्रोसेस है, यहाँ पे सपोज हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास P1 एक प्रोसेस है, इसने एक रिसोर्स को होल्ड किया है। तो ये जब बाकी के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो अपने जो ऑलरेडी होल्ड रिसोर्सेज हैं उनको क्या करें? उसको रिलीज़ करें, उसको छोड़ दें।
यानी हमने ये गारंटी करना होगा, ये हमने पॉसिबल बनाना होगा कि अगर कोई प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसी वक्त इसने बाकी जितनी भी रिसोर्सेज हो उसको छोड़ना होगा, या बाकी जितनी भी रिसोर्सेज हो उसको होल्ड नहीं किया होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हम गारंटी करते हैं कि सपोज हमारे पास P1 एक रिसोर्स है और रिक्वेस्ट कर रहा है P1 एक प्रोसेस है और रिक्वेस्ट कर रहा है एक रिसोर्स 1 के लिए है। लेकिन जब रिसोर्स 1 के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो हमने ये पॉसिबल बनाना होगा कि इस P1 ने बाकी रिसोर्सेज को होल्ड नहीं किया, यानी बाकी रिसोर्सेज को बाकी प्रोसेसेस के लिए छोड़ दिया है। अब एक कैसे होगा, रिक्वायर प्रोसेसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट कैन एग्जीक्यूशन। इसमें एक हमारे पास ये हो सकता है कि कि जितने भी हमारे पास प्रोसेस आ जाते हैं, एक न्यू प्रोसेस आ गया है तो ये एट द स्टार्ट सारे जो उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं उसको क्या करें, उसको हम क्या करें, उसको रिक्वेस्ट करें और उनको एलोकेट किया जाए। यानी सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है, वो आ गया है, उसको 3 रिसोर्सेज चाहिए, R1 R2 R3। तो ये स्टार्ट में बता दें कि R1 R2 R3 मुझे चाहिए और सारे इनको क्या किए जाए हमारे पास, यानी उस सारे प्रोसेस जो है वो इसको एलोकेट किए जाए। जब एलोकेट किए जाए तो ये डायरेक्टली उन तीनों प्रोसेस में से रिसोर्सेज में से एग्जीक्यूट करेगा। या उसको क्या किया जाए, or allow the process to request resources only when the process has none। या प्रोसेस को इस तरह बनाया जाए कि जब ये किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस वक्त ये बाकी रिसोर्सेज को होल्ड नहीं कर रहा। यानी कोई प्रोसेस जब बिल्कुल फ्री हो, यानी बिल्कुल कोई रिसोर्स उसने ऑक्युपाई ना की हो, एलोकेट ना की हो, तो तब ये रिक्वेस्ट कर सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास ये मसला होता है कि रिसोर्सेज ऑफन जब रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कोई प्रोसेस तो इसमें लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कभी कभी ये होता है कि लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का ये मतलब होता है कि रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होते हैं, यानी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन कम होती है। लेकिन हमने क्या किया था, हमने स्केड्यूलिंग में पढ़ा था कि हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करते हैं, यानी CPU यूटिलाइजेशन को या बाकी रिसोर्सेज को। और साथ में स्टारवेशन पॉसिबल, स्टारवेशन का मसला हो सकता है। स्टारवेशन का मसला ये होता है कि जब हमारे पास लॉन्गर प्रोसेस के लिए शॉर्टर प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं, या कुछ प्रोसेसेस अदर प्रोसेस के लिए लॉन्गर वेट करें, तो हम इसको क्या कहते हैं, उसको हम स्टारवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे स्टारवेशन का भी मसला हो सकता है। अच्छा, अगेन हम होल्ड एंड वेट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है कि जो प्रोसेस आ गया तो उसको उसके जितने भी रिसोर्सेज को चाहिए वो सारे के सारे उसको दे दिए, उसमें से उसने एग्जीक्यूट कर दिया। या जो प्रोसेस आ गया किसी रिसोर्स के लिए वेट करे तो उसी टाइम वो किसी दूसरे रिसोर्स को ऑक्युपाई एलोकेट उसको नहीं हुई। थर्ड हमारे पास है नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन हमारे पास ये मसला होता था कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स होल्ड की है तो उस वक्त तक ये नहीं छोड़ रहा जब अपना सारा काम उस पर कंप्लीट ना करें। नो प्रीम्पशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इफ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्स रिक्वेस्ट another resources that cannot be immediately located to it। जब हम कहते हैं कि जब कोई प्रोसेस है उसने कुछ रिसोर्सेज रिक्वेस्ट होल्ड किए हैं और अनदर और कुछ नेक्स्ट प्रोसेस उसको एलोकेट नहीं किया जा सकता है इसके लिए। यानी सपोज हमने नो प्रीम्पशन में ये पढ़ा था कि हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को क्या किया है, होल्ड किया है और बाकी के लिए वेट कर रहा है, लेकिन बाकी रिसोर्सेज उसको नहीं मिल रहे हैं, तो तब भी इसने पहले वाले रिसोर्स को होल्ड किया है। यहाँ पे हम कहते हैं कि सपोज एक प्रोसेस ने एक को होल्ड किया है, एक रिसोर्स को उसको ने होल्ड किया है और बाकी के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी रिसोर्सेज उसको नहीं मिल रहे हैं। तो इसको क्या करना चाहिए कि जो पहले वाले रिसोर्स को इसने होल्ड किया है उसको भी ये फ्री कर दें, ताकि बाकी प्रोसेस अपना काम चला ले। तो अपने इसके लिए भी रिसोर्सेज फ्री कर देगा, यानी बाकी प्रोसेस भी इसके लिए रिसोर्स फ्री कर देंगे और इसका भी काम चल सकता है। क्लियर हो गया। प्रीम्प्टेड रिसोर्सेज यानी जो रिसोर्सेज ये छोड़ देगा आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज वेटिंग। ये प्रोसेस जो पहले प्रोसेस था एक को होल्ड किया था, बाकी के लिए वेट कर रहा था, उसने अपना जो होल्ड किया था उसको भी छोड़ दिया और बाकी भी उसको चाहिए। तो जितने भी ये रिसोर्सेज है इसने एक को छोड़ दिया, उसको हम प्रीम्प्टेड कहते हैं।
प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज को भी उन रिसोर्सेज की लिस्ट में पुट किया जाता है जिसके लिए ये प्रोसेस वेट कर रहा था। क्लियर? जब ये वेट कर रहा था तो सारे रिसोर्सेज इसके अब क्या हो गए, उसको वेटिंग में उसको पुट कर दिया कि इन रिसोर्सेज के लिए ये प्रोसेस वेट कर रहा है। तो अगेन उसको रिस्टार्ट किया जाएगा जब बाकी रिसोर्सेज के फ्री होंगे, तो उसको रिस्टार्ट किया जाएगा, लेकिन जब सारे रिसोर्सेज उसके लिए अवेलेबल हो, एज वेल एज द न्यू दैट इट इज़ रिक्वेस्टिंग, यानी जितने भी रिसोर्सेज के लिए अवेलेबल हो जाए, यानी सारे रिसोर्सेज के लिए अगर अवेलेबल हो जाए तो तब इन प्रोसेस को अगेन रिस्टार्ट किया जाए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नो प्रीएम्पशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर नो प्रीएम्पशन को रिजॉल्व किया हो तो हमारा डेडलॉक की कंडीशन क्या होगी, प्रिवेंट होगी, सिस्टम हमारा प्रिवेंट होगा फ्रॉम डेडलॉक। सर्कुलर वेट में हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर वेट में हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे ड्रा करता हूँ। सपोज हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज है, ये एक और रिसोर्स हो गया, और हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस है, ये हमारे पास एक और प्रोसेस हो गया। इसी तरह हमारे पास रिसोर्सेज है, प्रोसेसेस है डिफरेंट, और ये भी हमारे पास यहाँ पे एक और रिसोर्स है, और यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोसेस है। सर्कुलर वेट में हमारे पास ये होता है कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को क्या किया है, होल्ड किया है, और वो रिसोर्स उस रिसोर्स के लिए दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है। इसी तरह एक को इसने होल्ड किया है, सॉरी, इसी तरह सपोज ये इसको वेट कर रहा है और इसको इसने होल्ड किया है, इस तरह ये इसको वेट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको होल्ड किया है इसने, इस तरह ये इसको रिक्वेस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा है और इसको होल्ड किया है इसने। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पूरे इस कंडीशन को या सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर वेट कहते हैं। सर्कुलर वेट को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सर्कुलर वेट को हम ऐसे रिजॉल्व करते हैं कि सपोज हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज है उसको हम नंबर दे दें। कैसे नंबर दे दें, सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया है नंबर, यहाँ पे इसको हमने कर दिया है 1, इसको हमने बना दिया है 2, और इसको हमने कर दिया है 3, इसको हमने कर दिया है व्हाट 4, 1 2 3 4। जितने भी हमारे पास यानी सपोज हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है, एक है हमारे पास प्रिंटर, एक है हमारे पास स्कैनर, और एक है हमारे पास टेप ड्राइवर, इस तरह, और एक है हमारे पास सपोज हमारे पास क्या है, सीपीयू है। अब हम ये कहते हैं कि हर एक को हमने नंबरिंग दी है, सपोज इसको हमने कर दिया है A1, इसको हमने कर दिया है 2, इसको हमने कर दिया है 3, और इसको हमने कर दिया है 4। अब हम ये कंसीडर करते हैं या ये एबल बनाते हैं, ये काबिल बनाते हैं प्रोसेसेस को कि जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिक्वेस्ट का भेजने का क्या मतलब होता है कि सपोज हमारे पास एक प्रोसेस आ गया है, एक प्रोसेस हमारे पास आ गया है, उसने कर दिया है P1 को एलोकेट, उसको दे दिया गया है और रिसोर्स 1 दे दिया गया है इस प्रोसेस को। सपोज ये हमारे पास रिसोर्स 1 है, ये इसको दे दिया गया है। अब ये क्या करता है कि अब ये अगर रिक्वेस्ट करेगा तो सिर्फ 2 को कर सकता है, 3 को कर सकता है, 4 को कर सकता है। क्लियर हो गया, 3 4 2 2 3 4 इसको कर सकता है। अगर इसने रिक्वेस्ट की है 3 को तो इसको नेक्स्ट 3 मिलेगा, लेकिन 3 के बाद डिक्रीज नहीं होगा, 3 के बाद ये 2 को रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकता। यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसका तो सिंपल है। अगेन सपोज हमारे पास ये एक प्रोसेस है, उसने उसको मेल किया है क्या 4 मेल किया है। जब इसको 4 मेल किया है तो हम कहते हैं कि सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस कनेक्शन को काट दी जाएगी, ये किसी 3 को रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकता। तो जब ये 3 को रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकता, सिर्फ 4 इसको रिजर्व हो सकता है, यानी 4 इसको एलोकेट हो सकता है। तो 4 एलोकेट हो गया है और इसने अपना काम चला लिया है, 4 को रिजॉल्व और रिलीज़ कर दिया बाकी प्रोसेस के लिए। इसी तरह 3 को मिल गया था क्या
सॉरी एसरी प्रोसेस को 3 मिल गया था या इसने रिक्वेस्ट की थी तो उसके लिए हो जाएगा। इसी तरह हम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम रिसोर्सेज को शेयर कर सके विद द प्रोसेसेस तो हमारे पास ये मसला नहीं आ सकता। कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इम्पोज ए टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज टाइप एंड रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनमेरेशन। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये रिक्वेस्ट कर सकता है। एक प्रोसेस ने 3 को होल्ड किया है, ये बाकी 2 और 1 को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, 4 5 6 इस तरह को रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो इसमें हमारे पास वो सर्कुलर वेट की कंडीशन नहीं आती, क्योंकि सर्कुलर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज इस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। यानी वो ऐसे नहीं होगा कि लूप नहीं बनेगा हमारे पास। जब लूप नहीं बनेगा तो हमारे पास सर्कुलर वेट की कंडीशन नहीं आएगी और हमारे पास डेडलॉक अकर नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी था। हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को पढ़ लिया। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के जो हमारे पास सेम वैल्यूज होते हैं, ये जो हमारे पास उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी पढ़ लिया। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की एग्जांपल देख ली, डेडलॉक के कंडीशन में भी देख ली और नो डेडलॉक की कंडीशन भी देख ली। उसके बाद हमने बेसिक फैक्ट्स, मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक और साथ में हमने डेडलॉक प्रिवेंशन का तरीका भी पढ़ लिया। आज के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट कोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।